नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। तो 3 विषय, आला रे जेन जी आला रे। दूसरा, प्रशांत किशोर भी हिंदू मुसलमान पर आ ही गए। तीसरा, आजम खान अभी बैटिंग करेंगे या रिटायरमेंट ले लिए। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले हमेशा की तरह आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि एक छोटी रकम आप हर महीने हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देते हैं, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि आपके इस आर्थिक सहयोग से चैनल सुचारू रूप से चल सकता है। तो सबसे पहली बात, आला रे जेन जी आला रे। मैं ये बात कह रहा हूं ले को दिमाग में रख के। ले में कल, अब सरकार कह रही उपद्रव हुआ, वायलेंस हुआ, लेकिन वहां 5 लोग मारे गए हैं। पुलिस को गोली चलानी पड़ी। ले जैसी जगह जहां मैं 3 बार जा चुका हूं और बहुत ही शांत प्रिय जगह है। ले के बारे में मैं एक चीज आपको ये बता दूं, मैं व्यक्तिगत तो कह रहा हूं, जो लोग ले में रहते हैं उनसे पूछ लें। ये 2019 से पहले की मैं बात कर रहा हूं, मैं गया उसके बाद में, लेकिन 2019 से पहले ले में जो वहां के थाने थे, वहां पे कोई 0 FIR थी, 0 क्राइम था, 0 डकैती थी, 0 रेप था, 0 हत्या थी। वहां पे केवल FIR अगर होती थी तो पूछा कि भाई 0, उन्होंने कहा नहीं, FIR इसलिए होती हैं कि अगर कोई कार या कोई स्कूटर में कुछ कहीं खराब हो जाए, भिड़ जाए, जो हो जाए, तो एक्सीडेंट की FIR इसलिए करानी पड़ती है क्योंकि इंश्योरेंस के लिए वो प्रीरिक्विजिट है। तो इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए वहां FIR करानी पड़ती थी। अदरवाइज एक ऐसा शांत प्रदेश जहां पे FIR भी नहीं होती थी, वहां पे थैंक्स टू मोदी जी, थैंक्स टू बीजेपी, अब वहां पे 4 लोग कल पुलिस की गोली से मारे गए। पुलिस ने वहां गोली चलाई। ये सोनम वांगचुक एक अनशन कर रहे थे। सोनम वांगचुक का हम सबने उनका एक रूप 3 इडियट्स में देखा हुआ है। ज़हीन आदमी है, वहाँ एक यूनिवर्सिटी भी चलाते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं जो जिसमें मुझे कहनी है, जिसपे हम लोग ने आज का शाम का एपिसोड भी किया, उसको आप देखिएगा, क्योंकि मैं उनकी कुछ बातों से सहमत नहीं हूँ, ये मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ। लेकिन अभी के लिए केवल ये बात कि सोनम वांगचुक साहब एक 35 दिन के अनशन पे थे, गांधीवादी रास्ते से इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे, और इस बीच एक उनके साथी, एक जिनकी 62 वर्ष आयु थी, 72 वर्ष आयु थी, वो भी उनके साथ अनशन कर रहे थे। उनकी तबीयत खराब होती है, अस्पताल में भर्ती होते हैं। नेचुरली अगर कोई इस तरह का होता है तो थोड़ा लोगों के बीच बेचैनी बढ़ती है, और जो यंग बच्चे हैं वो कुछ तोड़फोड़ करते हैं। पुलिस बीच में आती है, और हमारे यहाँ तो बहुत कड़क, क्योंकि वहाँ की पुलिस ये ध्यान रखिएगा, सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, कोई बीच में नहीं है। और गृह मंत्री तो कड़क हैं, वो बिल्कुल मुक्त कर देते हैं। तो उन्होंने वहाँ मुक्त करने का काम किया और वहाँ गोली चलवाई। अब क्या गोली चलाने से वहाँ की समस्याएं खत्म हो जाएंगी? वहाँ मोटी समस्या ये है, वो 2 उनकी बड़ी डिमांड है। एक उनकी डिमांड है कि भाई वहाँ का स्टेटहुड आए, और दूसरी उनकी डिमांड है कि शेड्यूल 6 में की तरह उनको ट्रीट किया जाए। शेड्यूल 6 का मतलब वो एक ट्राइबल एरिया के जो कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, जिस तरह के नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों को शेड्यूल 6 में किया गया, वो उसकी डिमांड कर रहे हैं। वो डिमांड अभी उनकी अगले 6 अक्टूबर को या 7 अक्टूबर को एक उनकी हाई लेवल मीटिंग होनी थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये 6 अक्टूबर को क्यों कर रहे थे? क्या 6 अक्टूबर को कोई पत्रा निकली गई थी? क्या कहीं ये लिखा था कि नवरात्र के बीच में इस तरह का नेगोशिएशन नहीं हो सकता है? एक आदमी जिसकी इज्जत है, और जो अपने कोई व्यक्तिगत कि मेरी जमीन मुझे छूट जाए, मेरा ये मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, इसके लिए नहीं कर रहा है। वो एक सार्वजनिक लोगों के लिए हित में अगर अनशन कर रहा है, तो आप 15 दिन 10 दिन बाद की डेट क्यों दे रहे हैं? आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम लोग ठीक कल बैठ के बात करते हैं?
आपके कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिनके पास ये टाइम नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से मोदी जी तो आएंगे नहीं यहां नेगोशिएशन करने लेह में, ना अमित शाह आएंगे, न मनोज सिन्हा आएंगे। वो कौन अधिकारी है जिसके पास टाइम ही नहीं। वो 6 अक्टूबर, मुख्य बात यह है कि वो ये चाहते हैं कि इस तरह के अनशन जो हो, मनोबल टूटे, आगे आपके से दोबारा अनशन करने की आपकी हिम्मत ना हो, और आपके जो साथी हैं वो भी आपके साथ धीरे धीरे भाग जाएं। और कोई कारण नहीं है 6 अक्टूबर को करने का। और दूसरी बात यह कि अब धीरे से उन्होंने सोनम वांगचुक, जो इसके सबसे मूविंग वहां के फिगर हैं, जो सबसे बड़े मतलब स्वीकार्य नेता के रूप में उभरे हैं, उनको भी वो कटघरे में बीजेपी खड़ा कर रही है और कह रही है कि इन्होंने उकसाया लोगों को, इन्होंने उकसाया कि आपकी ऐसी नीति है कि लोग उससे उकसे, आपने इस तरह के काम किए कि लोगों का गुस्सा बढ़ा है। जवाब तो देना होगा, क्योंकि ये जो आज एक कार्यक्रम में भी मैंने कहा कि जेनजी जो है, जो ये नई जनरेशन है जो बच्चों की, ये कोई आपके मन की बात सुन के नहीं संतुष्ट होकर घर बैठ जाएगी। इस देश का जो एवरेज नौजवान है, जो 22-23 साल से नीचे, वो 50% से ज्यादा है। उनको वो आपसे प्रश्न पूछेंगे, उनको आपसे प्रश्न पूछना होगा। आप उनको राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, और इससे नहीं काम चलेगा। ये देखो पाकिस्तानी, ये देखो मुसलमान, इससे काम नहीं चलेगा। आपको जवाब देना होगा। उनके जायज प्रश्न हैं, आपको आंसर देने होंगे, आपको अच्छा लगे या न लगे, क्योंकि आप मौके से भाग जाने से काम नहीं चलेगा। आपको कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस की बात करनी होगी। शेड्यूल 6 हो सकता है, नहीं हो सकता है, स्टेटहुड आ सकती नहीं आ सकती, ये केवल बेवकूफ बनाते रहने का काम नहीं चलेगा। सामरिक दृष्टि से लेह लद्दाख इंपॉर्टेंट जगह है। 2 राष्ट्र, मतलब 2 राष्ट्र जो हमारे मित्र राष्ट्र नहीं है, जिनसे हमारा होस्टाइल रिलेशनशिप है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन, एक ऐसा वो जिसमें दोनों की सीमाएं उससे मिल रही हैं, वहां पे आप इस तरह से उनको उनके हाल पे नहीं छोड़ सकते हैं। आप उनको लंबी डेट देके उनका मनोबल नहीं तोड़ सकते हैं। आपको बात करनी होगी, और आप जितनी जल्दी बात कर लेंगे उतना अच्छा है। नहीं तो ये जेनजी वाली चिंगारी है, ये धीरे धीरे फैल रही है, उत्तराखंड में पहुंच चुकी है, देश के और हिस्सों में पहुंचने की वो है। अगर आपने समय रहते इन लोगों की जो जायज़ मांगे, बैठिए, बात करिए, और उसको आगे उन मांगों को जो ठीक है कम से कम नेगोशिएट करिए। लेकिन एक आदमी अनशन कर मरे, कोई मेरे लिए मरे थे, ये मोदी जी कहे थे ना सत्पाल मलिक से, जब किसान शहीद हुए तो क्या कोई मेरे लिए शहीद हुए थे। आपका ये एटीट्यूड नहीं चल सकता है। यू हैव टू टॉक, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। बॉल द बक स्टॉप्स एट योर टेबल। निर्णय आपको लेना होगा, बोलना आपको होगा, तो आप इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। अब दूसरी बात, प्रशांत किशोर भी हिंदू मुसलमान पर ही आ गए। प्रशांत किशोर कहीं कहीं ये बताते थे कि कैसे वो हैं, और वो बीच बीच में ये दिखाने की कोशिश करते थे कि नहीं वो बीजेपी नहीं, लेकिन वो बिल्कुल स्पष्ट है। जो अन्ना हजारे और आरएसएस के ने मिलकर अन्ना हजारे के साथ जो एक प्लान किया, एक कॉन्स्पिरेसी की, ये उसी तरह की कॉन्स्पिरेसी बिहार में भी हो रही है। इसको कहना भी होगा और जोर से कहना होगा। प्रशांत किशोर ने अब 2-3 काम ठीक से शुरू किए। प्रशांत किशोर ने, आपको अगर याद हो तो प्रशांत किशोर ने जब शुरू किया था तो उनको बीजेपी की तरफ से, जो मेरी समझ है, ये ब्रीफ दिया गया था कि नीतीश कुमार को पहले टारगेट करो। नीतीश कुमार को टारगेट इसलिए करो, हम पुरानी बात कर रहे हैं, 3 साल से जनसुराज चला रहे थे, इसलिए कि नीतीश कुमार को अगली बार चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देना है। ठीक है, लेकिन कुछ मामला ऐसा हो गया कि 2024 में नीतीश कुमार के बिना ये तय हो गया कि इनकी सरकार नहीं बन सकती है, तो नीतीश कुमार को गुड ह्यूमर में लाना पड़ा। और अब ये बात नहीं हो रही कि नीतीश कुमार के बिना सरकार नहीं चल सकती है। ये भी तय हो गया कि नीतीश कुमार की जो कट टू साइज करने की बात थी वो नहीं होगी। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच करीब करीब बराबर की सीटें मिलेंगी, इत्यादि इत्यादि। अब दूसरा काम क्या करो, दूसरा इन्होंने गाली देनी शुरू की तेजस्वी यादव को और राहुल गांधी को। ये इनका फेवरेट पास टाइम, ये 2-3 लोगों को गाली देना था। 2024 में ये बिहार में रहते थे, इनको कोई नहीं सुनता था, लेकिन फिर एकदम से झड़ी आ गई पूरे देश में। आप देखें अलग अलग चैनल पे प्रशांत किशोर एक्टिव हो गए, दिखाई देने लगे 2024 में,
और उस सारे उसमें ये बताते थे कि इंडिया गठबंधन कितना बेकार गठबंधन है और कितने गलत लोग हैं और ये कितने निकम्मे हैं, और इस तरह की इन्होंने बात करने की कोशिश की, एक अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि ये तो बिल्कुल इन लोग की कोई जमीन है ही नहीं। लेकिन उसके उलट रिजल्ट आए। अब क्या करें? अब प्रशांत किशोर जी को नया काम मिला। प्रशांत किशोर जी ने पहले तो ये काम बताया कि अब वो फिर से एक्टिव हो गए हैं, हर उसमें आ रहे हैं, चैनल में आ रहे हैं, एक्सप्रेस अड्डा जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, खूब एक्टिव हैं। वो क्या कह रहे हैं? दो काम बता रहे हैं। पहले उन्होंने ये बताया कि जो SIR है ना, और ये जो वोट चोरी का मामला है, ये कोई इशू नहीं है, ये किनारे है, इसको कोई इशू नहीं, और ये सब सेटल हो गया, वो आधार हो गया। बिल्कुल सेटल नहीं हुआ है। दूसरा बता रहे हैं कि नहीं, बिहार के विकास की बात करिए और ये बात करिए। उन्होंने आज एक नया काम किया जो बीजेपी कराना चाहती थी, उनके मुंह से कराया गया। उन्होंने कहा कि जहां जहां, अच्छा, सबसे ज्यादा गाली RJD को और तेजस्वी को ये दिए हुए हैं, चौथी पास, पांचवी पास, छठी पास, नवीं पास, ये सब ये बोलते रहते हैं। क्या कहा कि भाई देखिए, ऐसा है कि हम तो जहां जहां RJD मुस्लिम कैंडिडेट देगी वहां हम अपना मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देंगे, और इसी तरह से RJD भी जहां जहां हम मुस्लिम कैंडिडेट दें वो न दें। आप कौन हैं? आप इंडिया गठबंधन में हैं, आप क्या एंटी BJP कहीं बोलते हैं? आप करना क्या चाह रहे हैं? आप दो काम करना चाह रहे हैं। पहला काम यह है कि जो नीतीश कुमार की सरकार से लोगों का गुस्सा है, उस गुस्से को केवल वो एक जगह चैनलाइज हो, केवल वो इंडिया गठबंधन में जाए, RJD, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों के खाते में। उसकी जगह आप चाह रहे हैं कि उसका कुछ एक वोट, सर्टेन वोट परसेंटेज आपको भी मिल जाए, जिससे विपक्ष के वोट बिखर जाए। यही है ना स्ट्रेटेजी आपकी। इसीलिए आप बार बार कह रहे हैं कि जहां जहां, आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी खड़ा करेगी मुस्लिम कैंडिडेट, वहां मैं नहीं खड़ा करूंगा? तो आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि जहां जहां जनता दल यू अगर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करेगी तो मैं नहीं खड़ा करूंगा? आप अपने को यहां आइडेंटिफाई क्यों कर रहे हैं? आप क्यों दिखा रहे हैं कि, और आप तो तेजस्वी को भी गाली दे रहे हैं ना, आप तेजस्वी को गाली देते हैं, राबड़ी देवी को गाली देते हैं, लालू को गाली देते हैं, तो आप उनके साथ आइडेंटिफाई अपने को कैसे कर रहे हैं? आप अपने को ब्रैकेट उनके साथ कैसे कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, आप क्या करना चाह रहे हैं? आप वही हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं। हो क्या रहा है कि पिछले इलेक्शन में भी देखा गया कि मोदी जी के लाख प्रोवोकेशन के बाद, बीजेपी के लाख प्रोवोकेशन के बाद, मुसलमानों की तरफ से कोई भी इस तरह का काम नहीं हो रहा है कि मोदी जी और बीजेपी ये कहे कि देखो 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 मुसलमान करते, जिससे हिंदुओं को वो एक जगह रिटेलिएट करके एक जगह एकजुट करें। अब उस काम की सुपारी ले ली है प्रशांत किशोर ने। भाई आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि अगर जहां जहां आप मान लीजिए, आप ये कहिए ना, जहां जहां दलित कैंडिडेट होगा किसी पार्टी का हम नहीं करेंगे। आप बड़े दलित के हितैषी हैं, आप कहिए कि जहां जहां दलित कैंडिडेट अगर कोई जनरल सीट पे देगा वहां वहां हम अपनी पार्टी का कैंडिडेट नहीं देंगे। बोलिए, तब ईमानदारी लगेगी। केवल झूठ बोलना और केवल ये हिंदू मुस्लिम करना कि मतलब ये बताना कि देखो RJD केवल मुसलमानों की पार्टी है, देखो RJD मुसलमानों की पार्टी है, और जिसकी वजह से एज अ रिएक्शन हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाए बीजेपी के लिए। यही आपका गेम प्लान है ना। JDU का मुस्लिम कैंडिडेट होगा तो आप उसको वहां पे कैंडिडेट देंगे, RJD का होगा तो नहीं देंगे। वाह प्रशांत किशोर। लेकिन दिक्कत क्या है, जब ऊपर वाला अकल बांट रहा था ना, तो उसने सारी अकल तो आपको दे दी, इसमें कोई दो राय नहीं कि सारी अकल आप और एक दो लोग और हैं देश में उनको दे दी गई। लेकिन कुछ कुछ अकल बाकी नेताओं में भी कुछ कुछ बट गई, जो आप जब सब अकल ले गए तो उसमें जो बची हुई खुरचन थी उसमें कुछ लोगों को और मिली। तो ये जो हिंदू मुस्लिम कराने का आपने सुपारी ली है बीजेपी, ये न कराइए। ये बिहार के हित में नहीं है, ये देश हित में नहीं है। अब आ जाइए तीसरी बात, आजम खान अभी बैटिंग करेंगे या वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। इस तरह की चर्चा बहुत ही वो थी कि आजम खान साहब को जब छोड़ा गया है तो ये चाणक्य की तरफ से इस तरह की पेशकश हुई है कि या तो आप BJP ज्वाइन करिए या आप अपनी अलग पार्टी बनाइए, लेकिन आप सपा में वापस नहीं जाएंगे। अच्छा, इस चीज को बल इसलिए मिला क्योंकि अखिलेश यादव जी की तरफ से जिस तरह का रिएक्शन
होना चाहिए था वो रिएक्शन नहीं देखने को मिला अभी तक, कम से कम मुझे तो नहीं मिला आजम खान की गिरफ्तारी को लेकर और फिर उनकी छूट को लेकर। दूसरा यह था कि आजम खान साहब भी जब निकले तो थोड़ा तलखी वाला थी उन्होंने, लेकिन वो तो संभ्रांत हैं, पढ़े लिखे हैं, शार्प हैं, विलक्षण बुद्धि हैं, और उनको 5-6 महीना जेल में रखने के बाद, उनकी पत्नी को जेल में रखने के बाद, उनके लड़के को जेल के रखने के बाद अब ऐसा लग रहा है, जो उनसे ये बयान अब आ रहे हैं जेल से निकल के, कि सरकार उनके दिमागी रूप से उनको तोड़ नहीं पाई है। शारीरिक रूप से ज़रूर कमज़ोर हो गए होंगे, लेकिन दिमाग शायद उनका उतना ही ताकतवर है जितना वो जेल जाने से पहले था, क्योंकि वो बिल्कुल स्पष्ट कर दिए उनकी बात। जो अब वो बयान दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि वो बीजेपी की कठपुतली बनने को नहीं तैयार है। ऑप्शन से एक ये है कि वो कांग्रेस में आ जाए, लेकिन कांग्रेस में आने की एक दिक्कत यह है कि कांग्रेस और सपा सहयोगी पार्टी हैं। अब अगर सहयोगी पार्टी में आएंगे तो एक इस तरह की अटकलें हैं, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो बीजेपी के धुन पे नाचने को नहीं तैयार है। दूसरा ये भी है कि जैसा उन्होंने इंडिकेशन दिया वो बसपा में शायद नहीं जाए। और तीसरी बात यह है कि जब उन्होंने कहा कि एक विचारधारा की बात होती है, तो वो विचारधारा बीजेपी के साथ नहीं है, वो विचारधारा आरएसएस और इस तरह की विचारधाराओं की पार्टी के सामने खड़ी हुई है। तो ये स्पष्ट लगता है कि आजम खान साहब इतने 77 साल के हो गए हैं, ये बात सही है, लेकिन शायद अभी वो हार मारने को तैयार नहीं है। हाँ, जेल की अपनी वो समस्याएं हैं, जेल उनको फिर जाने का एक 111 केस, अगर किसी के 111-12 केस हों तो ये डर तो हरदम रहता है कि किसी केस में क्या करके फिर सरकार षड्यंत्र करेगी उनको जेल में भेजने का। लेकिन वो लाई लो उनकी प्रवृत्ति में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनके कल परसों के स्टेटमेंट से कि वो अभी खेलेंगे। वो अभी अपना, जिसको कहता है ना, उन्होंने अपने जूते अभी उतारे नहीं हैं, अभी वो खेलेंगे। और अगर उन्होंने जो इंडिकेशन दिया, अगर वो खेलेंगे तो वो बीजेपी के लिए बुरी खबर है। इंडिया गठबंधन के लिए कितनी अच्छी है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन बीजेपी के लिए वो खबर अच्छी नहीं है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।